जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा। सबसे पहले तो भाई आपके सामने इस प्रश्न को शुरू करूँ, इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। समझ में आ गया? सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, उस पे क्लिक करके अगर अभी तक फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो ज़रूर से खरीद लो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पे क्लिक करके आपके सामने पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हो भाई, कर लो अगर अभी तक आपने पीडीएफ को फ्री में प्राप्त नहीं किया तो। पंत जी का जो जन्म है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा को सौनी के सुगम्य प्राकृतिक वातावरण में हुआ है। क्या हुआ है? जो पंत जी है उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक जगह होती है, वहाँ के आपके सामने सुरगम्य प्राकृतिक वातावरण, मतलब भाई आपको पता है उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो वातावरण है, उसके अंधकार के वातावरण में उनका जन्म देखने को मिला है। समझ में आ गया? तो अल्मोड़ा के अंदर उनका जन्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको, हम राजस्थान में पैदा हुए, अजमेर के आसपास आप सभी विद्यार्थी अजमेर के होंगे, पहाड़ी वाले क्षेत्र में से आप हो, तो अगर आपसे कोई प्रकृति या पहाड़ के बारे में पूछे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपका जन्म पहाड़ी क्षेत्र के आसपास प्राकृतिक वातावरण के आसपास हुआ है, तो आप लिख सकते हो। अब बेचारा कोई व्यक्ति है जैसलमेर बाड़मेर में के क्षेत्र में पैदा हुआ, अब उसको पूछे भाई आपके सामने प्रकृति के बारे में, तो वो रेगिस्तान के बारे में बता सकता है क्या? पहाड़ों के बारे में बता सकता है? बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उतना ज़्यादा। जितना आप बता सकते हो उतना वो व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है। समझ में आ गया? तो उनका जवन जन्म भाई आपके सामने उत्तराखंड के उन अल्मोड़ा कसौनी नामक जगह हुआ था, जहाँ पे वो सुरगम्य प्राकृतिक वातावरण के बारे में आपके सामने देखने को मिलता है। इसीलिए उनके साहित्य में बहुत ही शानदार तरीके से प्रकृति का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रकृति से तदामय, उनके काव्य का आरंभ ही प्रकृति के प्रति गहरे आकर्षण से हुआ। मतलब जो सुमित्रा नंदन पंत है, कौन है जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनके काव्य, जो उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उनकी शुरुआत ही प्रकृति के प्रति गहरे आकर्षण से हुआ। भाई एक व्यक्ति जो पला बड़ा ही प्रकृति के आसपास है, तो भाई उसको प्रकृति से प्रेम बिल्कुल होगा। तो यही है, उनके काव्य की जो शुरुआत है वो प्रकृति के प्रति जो गहरा प्रेम है, उनका प्रकृति के प्रति जो गहरा प्रेम है और जो आकर्षण है, उसी से उसकी शुरुआत होती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो प्रकृति के सामने जो तदामे, उनका प्रकृति के साथ उन्होंने जो जीवन जिया है, प्रकृति के साथ जो गहरा आकर्षण है, उसी के साथ उनके साहित्य की रचना भी देखने को मिलती है। उनके लिए प्रकृति एक शिक्षिका, सदाचरी व ईश्वरीय सत्ता का रूप है। क्या है? उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसमें प्रकृति क्या है? एक शिक्षिका। जैसे आपके सामने एक शिक्षिका, मतलब जैसे एक शिक्षक है वो अपने बच्चे को ज्ञान देता है, उसी तरीके उनके काव्य के आरंभ से प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम, मतलब उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया, एक सभी शिक्षिका के बारे में बता रहा था। जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को स्कूल के अंदर ज्ञान देता है, उसी तरीके से प्रकृति है ना, वो भी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है ना। प्रकृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हो जीवन में। जैसे भाई नदियां वो पहाड़ को चीरकर हो जाती हैं, अपना रास्ता खुद बनाती हैं, तो उसी तरीके से आप जीवन में संघर्ष करना सीख सकते हो, कि जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, जीवन में संघर्ष करते रहो, पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी आप पार कर सकते हो। समझ में आ गया? बर्फबारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी प्रकृति वो अपना स्वरूप नहीं खोती है। प्रकृति में आपके सामने एक ऋतु आती है, जिसमें पतझड़ मौसम में सारे के सारे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। फिर आपके सामने वसंत ऋतु आती है, जिसमें फिर से पत्ते आते हैं। तो जीवन की यही है, कि जीवन में आपके सामने जो जीवन है, उसमें ऐसा पल भी आएगा जब आप जीवन में निराश भी होंगे, जीवन में ऐसा पल भी आएगा जब आपके जीवन में आपको खुशियां भी आएंगी। तो ना तो खुशियों में आपको बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा देनी है, ना ही आपके जीवन के मुश्किल समय में आपको ज्यादा परेशान होना है। तो यही है, इसके बारे में दोनों प्रकृति से अपन जीवन की बहुत सी चीजों के बारे में जीवन में सीख सकते हैं। समझ में आ गया? सहचरी और ईश्वरीय सत्ता का रूप है। कैसे? एक जीवन में जो सहचरी, मतलब एक दोस्त के रूप में, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्रकृति आपके सामने आपको संरक्षण देती है, एक शिक्षिका के रूप में काम करती है, प्रकृति एक सहचरी भी है। प्रकृति क्या है? एक सहचरी के रूप में, एक दोस्त के रूप में भी काम करती है। और ईश्वरीय सत्ता, जैसे ईश्वर की सत्ता होती है ना, ईश्वर मनुष्य को संरक्षित करता है, बचाने का काम करता है, सर्वोच्च शक्ति है मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने पर आपके ईश्वरीय सत्ता का भी रूप है। जैसे ईश्वर मनुष्य को संरक्षित करता है, प्रकृति भी संरक्षित करती है। प्रकृति आपको स्वच्छ जल प्रवाह देती है, प्रकृति आपको स्वच्छ हवा देती है, प्रकृति आपको जीवन में अदम्य साहस सिखाती है, प्रकृति आपको वो हर सब चीज देती है जो एक ईश्वर से हम प्राप्ति की बात करते हैं। समझ में आ गया? और मैं आपको बता रहा हूँ, इस सृष्टि में मनुष्य के अनुसार अन्य कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति के अलावा किसी चीज पर निर्भर हो। हाथी है ना,
अपना घर भी उसका प्रकृति है, खाना भी उसका प्रकृति है ना? जीवन जनजीवन भी उसका प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य है जिसको कृत्रिम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, एक ईश्वर के रूप में भी शिक्षिका, सहचरी और ईश्वर तीनों के रूप में प्रकृति काम करती है और उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अगले वाला पॉइंट मानवीकरण। उन्होंने प्रकृति की जड़ों को, प्रकृति के जड़ उपादानों बादल, नौका, प्रवर्त के मानव के रूप में सजीव कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया है, जो प्रकृति है उसकी जड़ों को अलग अलग रूपों में बताया है। उनकी प्रकृति है, उनको बादल के रूप में बताया, उन्होंने नौका के रूप में समझा है कि कैसे नौका चलती है, कैसे प्रवर्त है, तो सबके रूप में उनको देखा है। मतलब हर प्रकृति के जितने रूप है ना, उनको मानवीकरण कर दिया, मतलब उनको मनुष्य के रूप में रख कर उसके बारे में बताया है। जैसे चांद, जैसे आपके सामने भाई कोई भी मनुष्य उसको चांद की उपमा देकर उसके बारे में बता दिया जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत है ना, उन्होंने जब भी कोई साहित्य की रचना की, सुमित्रा नंदन पंत ने जब भी अपने साहित्य की रचना की, तो उनके साहित्य की खास बात हुआ करती थी। वो जब भी अपने साहित्यकार के कोई नायक और नायिका की बात करते थे तो उसको प्रकृति से जरूर जोड़ते थे। क्या करते थे, उसको प्रकृति से जरूर जोड़ते थे और अलग अलग रूपों में उन्होंने जोड़ने का काम किया। किसी को बादल बताया, जैसे कोई प्रेमी और अपने प्रेमिका के बारे में संदेश पहुंचाना चाह रही है, या प्रेमिका प्रेमी के लिए संदेश पहुंचाना चाह रही है, तो बादल के माध्यम से पहुंचा रही है। समझ में आ गया? तो एक संदेश वाहक के रूप में आपके सामने बादल को बना दिया। नौका, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैसे नौका वो निरंतर बढ़ती रहती है, इस प्रकार से पर्वत, जैसा कोई व्यक्ति है, कोई साहसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना है, तो उसको नौका पर्वत का रूप दे दिया कि पर्वत की तरह आपको अडिग सदैव जीवन में संघर्षशाली व्यक्ति के रूप में आपको रहना चाहिए। तो इसी तरीके से जो प्रकृति के जो अनेक स्वरूप हैं, क्या है, प्रकृति के जो अनेक स्वरूप हैं, उसी के रूप में आपको सामने जोड़ने का उन्होंने काम किया है। मानव के रूपों को सजीव, मतलब जो एक मनुष्य का जो स्वरूप होता है उसको उन्होंने अलग अलग रूपों में जोड़कर सजीव करने का काम किया है। अगले वाला है कोमल कांत पदावली। उनकी भाषा अत्यंत मधुर है। कोई भी व्यक्ति, भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति का अगर आप साहित्य पढ़ना चाहते हो, तो उस व्यक्ति का साहित्य पढ़ोगे जो व्यक्ति आपके सामने एकदम सरल सुगम भाषा का प्रयोग करता है। तो इसी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी भाषा भी कैसी है, बहुत ही ज्यादा मधुर है। कैसी भाषा का प्रयोग किया है, मधुर भाषा का प्रयोग किया है। चित्रात्मक भाषा है, कैसी, चित्रात्मक भाषा, चित्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। और ध्वन्यात्मक भाषा है, मतलब आप जब उनको पढ़ते हो तो उनको प्रकृति के सुकुमार के रूप में व्यक्त करने का काम किया। मतलब प्रकृति कितनी मधुर होती है, प्रकृति आपके सामने, प्रकृति कितना मधुर स्वरूप है प्रकृति का, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, प्रकृति का जो स्वरूप है मधुर चित्रात्मक। मतलब देखो एक बात बताओ, प्रकृति के बारे में अगर आप लिख रहे हो और उसमें अगर चित्रात्मक भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा, आपके दिमाग में अगर उस साहित्य को पढ़कर दिमाग में अलग अलग प्रकार के पर्वत के, नदियों के, बादलों के अगर चित्र अगर आपके दिमाग में नहीं बने, तो फिर वो साहित्य निरर्थक है ना? तो इसी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत ने जो भी साहित्य लिखा, उस साहित्य को जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक चित्रण भी बनते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि भाषा बहुत ज्यादा मधुर है, प्रवीण भाषा का प्रयोग किया गया, चित्रात्मक है, चित्र आपके दिमाग में बनने लग जाते हैं, और ध्वन्यात्मक भाषा का भी उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? कोमलकांत पदावली में उनको ये जाना जाता है। उदाहरण की बात करें, मोह माया से दूर वो प्रकृति को चुनते हैं, छोड़ दुमों की मर्द छाया, प्रकृति तोड़ प्रकृति से भी माया। क्या कह रहे हैं, मोह माया से दूर वे प्रकृति को चुनते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य जो प्रकृति को, मोह माया मतलब आपका जो संसारिक जीवन है ना, आपके भाई घर गृहस्थी को जो जीवन है, आपके अपने माता पिता है, आपके जो शादी विवाह वाला जीवन है, जो भी जीवन है आपका परिवार है, उसको मोह माया का जीवन बोला जाता है। तो इन सब चीजों को छोड़कर वे प्रकृति को चुनते हैं। कौन चुनते हैं? छोड़ दुर्मों की मर्द छाया, तोड़ प्रकृति से माया, प्रकृति से भी माया, बोल तेरे बाल जाल से कैसे उलझा दे लोचन। क्या कह रहा है, छोड़ दुर्मों की मर्द छाया, मतलब आपको क्या करना, आपको जो आपका मोह माया पूर्ण जीवन है, इसको छोड़कर आपके सामने प्रकृति का जो संरक्षण है उसको स्वीकार आपको कर लेना चाहिए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है, तेरी बाल जाया में कैसे उलझा दूं लोचन। तो आपकी जो प्रकृति है उसके रूप चित्रण की उन्होंने बात की गई है कि लोचन मतलब आंखें होती है, कि भाई मैं तुम्हारी जो प्रकृति का जो स्वरूप है उसके अंदर अपने जो नैनों की जो आपके सामने दृष्टि है उनको पहुंचा। समझ में आ गया आपको? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछने को मिलता है, जरूर से इस प्रश्न को आपको अच्छे से करके चले जाना है। अगले वाला पॉइंट है, महादेव वर्मा के काव्य में विरह वेदना की अभिव्यक्ति का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो महादेवी वर्मा है, कौन है, महादेवी वर्मा है, जो महादेवी वर्मा है उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है उसमें विरह वेदना, कौन सी वेदना, विरह वेदना है,
तो विरह वेदना की अभिव्यक्ति के बारे में बताना आपको। क्या बताना है? महादेव वर्मा के काव्य में जो विरह वेदना है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? कैसे आपको उनके विरह वेदना से संबंधित जो साहित्य है वो देखने को मिलता है, उसको आपको क्या करना है? विश्लेषण करना है। क्या करना है भई? विश्लेषण करना है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण